भारत का भूगोल बेटा था, कुछ चर्चा हुई थी। कुछ हेडिंग है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं बेटा। बचपन से ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेरी भी जिम्मेदारी है कि हम आपको याद दिला दें। कई हमारी सीमा रेखाएं हैं बेटा, जिनको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेडक्लिफ है, पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। तो थोड़ा थोड़ा बेटा दो दो लाइन में चाहता हूँ कि इस पे बात हो जाए। पहला लिख लें बेटा, डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है बेटा? आ? अफगानिस्तान भारत के बीच में है। अरे हम पूछ रहे हैं भाई आपसे, डूरंड रेखा अफगानिस्तान भारत के बीच में है नहीं। पूरा सेंटेंस सुनिए ना। डूरंड रेखा भारत तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। आज कौन सा अफगानिस्तान की और भारत की सीमा रेखा है? इस रेखा का निर्धारण 1896 में किया गया था। तो जिस भारत की आप बात करते हो वो 1896 का भारत है, और आज का भारत 1896 का भारत नहीं है, ये 1947 का भारत है। आज की डेट में जो डूरंड रेखा है ना भैया, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, भारत की नहीं है। हाँ, जब निर्धारित किया गया था एट दैट टाइम भारत था, वो 1896 में भारत था। लेकिन वर्तमान समय में यह रेखा भारत और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। उसे लेके बवाल मचा हुआ है। समाचार सुनते हैं, तालिबान वाले एकदम भिड़े हुए हैं कि ये रेखा मानेंगे ही नहीं हम। पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं। तो थोड़ा सा जब भी आप कुछ पढ़े बेटा तो उसको सोचिए, और एकदम लिटरली जो 6 क्लास से लिखा हुआ है। तो डूरंड रेखा जो है आज की डेट में, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा नहीं है। डूरंड रेखा वर्तमान समय में पाकिस्तान और किसकी बेटा? अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत की सीमा रेखा अगर है तो वो भी 76 किलोमीटर, लेकिन वो भी पीओके में चली गई। तो आज की डेट में भारत की अफगानिस्तान के साथ कोई भी भौगोलिक सीमा रेखा नहीं है ही नहीं। भारत की अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा रेखा होती तो भारत से अफगानिस्तान जाने का सीधा रास्ता होता, फिर टेंशन ही खत्म हो जाता जो पाकिस्तान का टेंशन है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर सीमा रेखा डूरंड रेखा रही होती तो फिर अफगानिस्तान जाने में हमें क्या दिक्कत होती? अभी हमारा अफगानिस्तान में कोई डायरेक्ट एक्सेस बिल्कुल नहीं है। हम अफगानिस्तान में सीधे नहीं जा सकते। इसी का बेनिफिट तो पाकिस्तान उठा रहा था कि जाओगे कैसे अफगानिस्तान में। क्लियर है? तो थोड़ा सा जब कुछ पढ़े बेटा तो आगे पीछे सोच लिया करें। कंपटीशन इसी की रिक्वायरमेंट करता है कि एकदम ये रेखा 1896 की बनी थी। तो 1896 का जो भारत था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, और ये अंग्रेजों ने बनाया था। उसके पीछे कारण था, ये बड़े लड़ाके लोग हैं। आज से ही नहीं, वो हमेशा से लड़ाके रहे, किसी को पार पाने दिए नहीं। अंग्रेजों को पार नहीं पाने दिए, रशिया को उन्होंने तहस नहस किया, अमेरिका को भगा ही दिया। तो जो ब्रिटिश शासन था उन लोगों के मन में था कि भैया इनके और अपने बीच में एक रेखा हम लोग निर्धारित कर लें, ताकि रोज रोज का तू मैं खत्म हो जाए। तो अंग्रेजों ने वो रेखा निर्धारित की थी, एट दैट टाइम का भारत और एट दैट टाइम का अफगानिस्तान। आज की डेट में डूरंड रेखा का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश क्या, पूरा हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है। कागज में हमारे पास थोड़ा सा हिस्सा है, ऑन पेपर, और वो भी पीओके। पीओके हमारा है ही नहीं आज की डेट में। पीओके पे पाकिस्तान का कब्जा है। हाँ, ऑन पेपर वो पीओके हमारा है। हमारे सारे मंत्री बोलते हैं पीओके हमारा है। महाराजा हरि सिंह ने जो हमको दिया तो पूरा जम्मू कश्मीर दिया कि खाली यही इलाका दिया। अब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। वो आप एक खेत का बैनामा कराएं और उस पर 2 बीसी पे किसी का कब्जा हो तो कागज में आप कह सकते हैं खेत मेरा है, लेकिन मौके पे कब्जा किसी और का है। वही हालत है बेटा। तो आज की डेट में हमारी अफगानिस्तान के साथ कोई भी सीमा रेखा नहीं है ना बेटा।
हाँ, कागज में है तो उसको भी बोल देते हम लोग कि लगभग 70-76 किलोमीटर की हमारी सीमा रेखा है, तो खुश रहिए कागज में है ना। मौकाए वारदात पे किसी का कब्जा है। बहरहाल, लेकिन इस रेखा का निर्धारण सन 1896 में किया गया था, ये नहीं पता था। अरे जो हम पूछ रहे रिस्पॉन्ड के लिए, नहीं पता था। मैंने क्या बोला था एक दिन, मैंने यही कहा था ना कि अलग से कुछ मत पढ़िए, जो भी पढ़िए उसको थोड़ा विशेष ढंग से पढ़िए, लेकिन पता नहीं कब सद्बुद्धि आएगी। बस डूरंड रेखा फलाना फलाना के बीच में पढ़ लिया आपने, बात खत्म हो गई। थोड़ा डिटेल में जाइए बेटा, हर इलाके, जो भी इलाके आप पढ़ रहे हैं, कुछ नया मत पढ़िए, जो इलाके आपने पढ़ा उस इलाके में नया करिए, बस आप जीत जाएंगे। देखिए, इस रेखा का निर्धारण सन 1896 में किया गया। लिखें, तत्कालीन भारत, तत्कालीन माने उस समय का भारत, तथा अफगानिस्तान के मध्य सर एम डूरंड ने इस रेखा का निर्धारण किया, इसी कारण इसे डूरंड रेखा कहते हैं। इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डूरंड रेखा कहते हैं। क्लियर है? वर्तमान समय में यह अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। वर्तमान समय में यह किसके किसके बेटा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। ठीक है? और आए दिन आप समाचार में पढ़ रहे हो कि रोज थोड़ा न्यूज भी देखा करो, ये तार लगाने की कोशिश करते हैं, तालिबानी उसको गिरा उरा के खत्म कर देते हैं। लगभग लगभग पर डे फायरिंग हो रही है, पर डे हमला हो रहा है, और तालिबान ये कह रहा है कि हम इस रेखा को मानेंगे ही नहीं, ये अंग्रेजों की बनाई हुई रेखा है, हम काहे माने। तो बंदूक की भाषा है आजकल, जो ज्यादा जोर से बंदूक की भाषा बोल सके उसकी सुनी जाती है। नाक पे दम किया है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के तो नासूर बन गई डूरंड रेखा। वो कह रहा हम मानेंगे नहीं इसको सिरे से, और आए दिन वहां दोनों तरफ से जमावड़ा हो रहा है, गोलीबारी हो रही है। समाचार देखिए, समझ में आ जाता, तो बताने की क्या जरूरत है। भारत में सैद्धांतिक रूप से, या यूं कह सकते हैं कि ऑन पेपर कुछ हमारा रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता तब बनेगा जब पीओके हमारा होगा, तब अफगानिस्तान में हमारी सीधी एसएस हो पाएगी, क्योंकि पीओके पे अभी हमारा कब्जा है ही नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ आज की डेट में हमारी कोई प्रत्यक्ष सीमा रेखा नहीं है। लेकिन जब किताब पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा मिलता है कि भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो क्या पढ़ते हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बोले बेटा, म्यांमार, भूटान, बोले, नेपाल तो बोल ही दिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, और फिर लास्ट में लिखा मिल जाता अफगानिस्तान। किसी नालायक से पूछो कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी सीमा रेखा हमारी जुड़ी है, और अगर जुड़ी होती तो अफगानिस्तान में हमारी इतनी दुर्गति काहे हो रही होती, हम उधर से चले नहीं जाते अफगानिस्तान। कोई एसेस नहीं है हमारा आज की डेट में अफगानिस्तान में। वो तब होगा हमारा एसेस, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, जब पीओके हमारा होगा। तो पीएके का कुछ हिस्सा वहां से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? अगला, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में, हाँ ये तो रटा है ना
भारत और चीन। कब निर्धारण हुआ भैया इसका? ये सब क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? ये सब क्यों नहीं पढ़ते हो? सुनिए पहले फिर लिखिए। जैसे आपको लगा ये तो हम तो 6 क्लास से ही याद किए हुए थे, तो 6 क्लास वाला थोड़ा ही पूछेगा इसी को तबाही मचा के। एक्चुअल में हुआ क्या, ये मामला है 1914 का, यानी इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया, अंग्रेजों ने ही किया। शिमला में एक मीटिंग हुई, जाहिर सी बात है ब्रिटिश भारत था, तो शिमला में एक मीटिंग हुई, उसमें भूटान स्वतंत्र था, अरे सॉरी भूटान में कह रहा हूं, तिब्बत स्वतंत्र था। और चीन जो था आज की जैसा चीन नहीं था, पिछड़ा हुआ चाइना था। तो उसने अंग्रेजों ने क्या किया, भूटान के प्रतिनिधि को बुलाया, सॉरी मैं बार बार भूटान बोल दे रहा हूँ बेटा, सॉरी, तिब्बत के प्रतिनिधि को बुलाया और चीन के प्रतिनिधि को धर लिया, कहा करो एग्रीमेंट, और हमारे और तुम्हारे बीच में ये रहेगी सीमा रेखा, हमारे भी तुम्हारे भी और तिब्बत के भी, एक सीमा रेखा का निर्धारण करना। तो तिब्बत तो थोड़ा इन्फ्लुएंस में थे अंग्रेजों के, तो तिब्बत तैयार था कि भाई हम इस रेखा को मान लेंगे। चीन उस रेखा को मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी उस मैकमोहन रेखा को चाइना नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि हम नहीं मानेंगे इसको। लेकिन उसमें अंग्रेजों की थोड़ी ताकत थी, थोड़ी हनक थी, तो धर लिया था, कहा करोगे कि नहीं कैसे दस्तखत। तो चीन के प्रतिनिधि ने पकड़ तो लिया ही थे, करना तो था ही उनको दस्तखत, लेकिन ये टॉयलेट करने के बहाने निकला। मैं हकीकत बयां कर रहा हूं, मैंने कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो चीन के प्रतिनिधि ने कहा कि ठीक है हम दस्तखत कर रहे हैं भाई, तो होना था। फिर वो टॉयलेट के बहाने निकला और भाग ही गया, उसने नहीं किया दस्तखत। तो अंग्रेजों ने मान लिया कि इस पे तीनों ने साइन कर दिया, जो आज के डेट में विवाद की जड़ बनी हुई है, क्योंकि चाइना कहता है हमने उस पर दस्तखत किया ही नहीं और हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते। और उसी के लिए को तो बवाल है ना बेटा। तब वो कह रहा है अरुणाचल हमारा है, फलाना हमारा है, हमने उस रेखा का निर्धारण ही नहीं किया, हम उस पर साइन किए ही नहीं, तो भारत चीन की सीमा रेखा कौन बना गया? कौन बना देगा भाई? अब वो अपने ऐतिहासिक साक्ष्यों को निकालते हैं, उसके हिसाब से उनका जहां जहां फलाने राजवंश का दिमाग की जगह शासन था तो कहते थे ये भी हमारा है। तो विवाद की जड़ 1914 है, और ये नालायकी अंग्रेजों की थी। जब वो टॉयलेट करने गया था नालायक, उसका पीछा करना था, वो भाग गया। चाइना ने उस पर साइन नहीं किया, तिब्बत ने साइन किया है, अंग्रेजों ने साइन किया। तो चीन ने कहा कि वो किया ही नहीं, वो एकदम बेबस था, उसको साइन करना ही था, उसकी मजबूरी थी। तो उसके पास एक ही रास्ता निकला, किस तरह से भागे यहाँ से, जान बचा के भाग गया। तो साइन नहीं किया, जो आज बवाल का घर बना हुआ है हमारे लिए, है ना भैया जी? लिख लें। इस रेखा का निर्धारण सन, अब ये कहानी हम नहीं लिखाएंगे आपको, इस रेखा का निर्धारण सन 1914 में किया गया। इस रेखा के निर्धारण के लिए 3 पक्षकार थे, मैंने इसमें 3 पार्टियां थी एट दैट टाइम। ब्रिटिश भारत, कौन कौन बेटा? ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन। अच्छा, आपको पता है कि 2 चीन है? चेहरा तो बता रहा नहीं पता है। एक को हम लोग कहते हैं साम्यवादी चीन, लाल चीन, और एक को कहते हैं लोकतांत्रिक चीन। ये मालूम है? नहीं? तो अब एक काम करिए, आप क्लास खत्म होगी तो मेरे चैनल पे जाइएगा, और एक यूट्यूब है जिसपे हमने विस्तार से बात किया है ताइवान पे, है ना? तो ताइवान का जो चाइना का संकट है उसमें बहुत डिटेल में मैंने बात किया है,
वहां चले जाइएगा, ताइवान को ही लोकतांत्रिक चीन कहा जाता है और ताइवान ही कहता है मैं चीन हूं, ये चीन है ही नहीं। ये इतनी दुखद घटना है ना बेटा कि आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें सब मिलजुल के फंसा दिए बेचारे। एक्चुअली माओ से तुंग ने जब क्रांति शुरू कर दिया 1949 में चाइना में, माओ ने चीन में क्रांति कर दिया, तो उसने कहा हम लोकतंत्र को नहीं मानते। लोकतंत्र के समर्थक जितने नेता थे वो सब भाग के चले गए ताइवान में, और ताइवान में जाके उन्होंने अपनी सरकार बना ली और उन्होंने कहा कि यही चीन है। उन्होंने उसको कहा लोकतांत्रिक चीन है, और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। बीच में अमेरिका वगैरह आके 3-5 करके बीच बचाव कर दिए। तो जो माओ थे वो ताइवान तक नहीं पहुंच पाए। अब ताइवान कहता है कि मैं वास्तव में चीन हूं, और वो कहता है मैं चीन हूं। गड़बड़ी यहां कहां हो गई वो भी थोड़ा समझ लें। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो लोकतांत्रिक चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था, ये चीन बिल्कुल नहीं था। और बड़ी दुखद सच्चाई है, 1971 तक ताइवान ही चीन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। 1971 तक ये फार्मोसा या ताइवान ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था। 1971 में फार्मोसा को, ताइवान को हटा के लाल चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य बनाया गया। और फार्मोसा जो अस्थायी सदस्य था उसका दुख ये कि आज वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तक नहीं है, और लिटरली हो भी नहीं सकता। दो देश तो नहीं हो सकते ना संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये कह रहा मैं चीन हूं, वो कह रहा मैं चीन हूं, तो दोनों चीन तो नहीं होंगे ना, दो भारत तो नहीं होंगे ना। या तो इनको जगह दी जाए या तो उनको जगह दी जाए। जगह इनको दी गई थी, 71 में जगह उनको दे दी गई। तो जाहिर सी बात, जब इनको जगह नहीं दी जाएगी तो दूसरा देश मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई अभी तो पहले ये आपका भी ये पता नहीं कि ये बवाल क्या है, चीन और ये ताइवान का बवाल क्या है, ये आपको पता ही नहीं है। तो एक दिन भैया हायर कंपटीशन के विद्यार्थी, एक दिन जरा पढ़ के समझ लीजिए मामला क्या है। ताइवान को अलग देश मानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दावा करता है कि मैं चीन हूं और वो दावा करता है मैं चीन हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान लिया कि नहीं नहीं वही चीन चीन है, तो फिर आप चीन का हिस्सा हो गए, सीधी सी बात है। बोल नहीं रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दावा करे कि मैं भारत हूं, भारत की मुख्य भूमि दावा करे कि मैं भारत हूं, तो जो भी होगा एक ही भारत होगा। अगर अंडमान को भारत माना, ये भारत उसका हिस्सा होगा, और मुख्य भूमि को अगर भारत माना तो अंडमान उसका हिस्सा होगा। यही तो पेच फंसी हुई है ना। जब आपने उसको मान लिया कि ये चीन है, तो इसका मतलब है कि ताइवान जो अपने आप को चीन कहा करता था वो उसका हिस्सा है, और अमेरिका कहता है कि नहीं है, और चीन कहता है काहे नहीं है। सबका अपना अपना हक है बेटा, लेकिन ये कि आप एक चश्मे से देखेंगे तो कुछ दूसरा दिखेगा, और दूसरे चश्मे से देखेंगे तो कुछ दूसरा दिखेगा। अब ये कि लोकतंत्र का वो समर्थक है, वन चाइना उन्होंने घोषणा कर दिया, वन चाइना पॉलिसी। उन्होंने कहा कि एक ही चाइना होगा, दो चाइना तो होगा नहीं। अमेरिका सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत है, और चीन यही कहता है जब एक चाइना है तो ये कौन है, यह है कौन। वो कहता कोई भी हो। अब यही सब हो रहा है पूरी दुनिया में। तो कभी किसी के पक्ष से देखे ना, निर्विकार भाव से चीजों को देखें तो थोड़ा आपको समझ, चीन की भी वेदना आप समझने की कोशिश करिए। उसका इलाका है, दादागिरी के बल पर उसे अलग किया गया। आज वो अपना इलाका लेने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा रहा है। चीन साम्यवादी है, चीन क्या है वो बात अलग है, लेकिन है तो चीन ही का हिस्सा था ना। तभी तो लोकतांत्रिक समर्थक भाग के वहां चले गए और वहां अपनी निर्वासित सरकार बना लिया। हर चीज को समझिए, और जाके मेरा वीडियो देखिएगा। सब लोग देखेंगे? हाँ मैं देखूंगा वॉच टाइम बढ़ा के। नहीं, बिल्कुल जाके देखिए, वॉच टाइम से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, उसमें कोई झंझट नहीं है। बस ये है कि जाके आप देखें, और हम विस्तार से बात किए हैं बेटा। थोड़ा जब किसी टॉपिक पे बात करना होता थोड़ा हम भी होमवर्क करके बात करते हैं।
उस वीडियो पे जब मैंने बात किया तो काफ़ी होमवर्क करके मैंने बात किया, तो उसको जाके देख लीजिएगा। तो ताइवान का जो मैटर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। वो क्या उसका स्टेटस है आज के डेट में 12। तो इसमें 3 पक्षकार थे ना बेटा, कौन कौन? ब्रिटिश भारत, तिब्बत। कल को यही पूछेगा तो क्या होगा? आपको लगता है खाली ये पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? और अगर आप ये सोचते हैं तो आपसे मूर्ख नहीं है कोई धरती पर। एग्जामिनर अपने हिसाब से पहला तो यही कि रेखा का निर्धारण कब हुआ, क्योंकि जब रेखा का निर्धारण हुआ तो उसमें भौगोलिक स्थितियां आपको समझ में आएंगी कि उसमें भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी। तो जब तक समय ही नहीं आपको पता है भौगोलिक स्थिति क्या खाक समझेंगे, और तभी आप समझते रहेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि इसका निर्धारण कब हुआ था। तो जब हुआ था तब का भारत है ना, और तब का भारत आज का भारत नहीं है, बहुत बदल गया भारत। क्लियर है? आगे बढ़े। निर्धारण किया गया जिसे वर्तमान में हम भारत तथा चीन के मध्य की सीमा रेखा मानते हैं। जिसे वर्तमान में हम किसके बेटा? भारत तथा चीन के मध्य की क्या बेटा? सीमा रेखा मानते हैं। चीन इसे स्वीकार नहीं करता। चीन इसे नहीं मानता। ठीक है बेटा। आगे रेडक्लिफ रेखा। आगे क्या है बेटा? रेडक्लिफ रेखा। तो मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते समय इस पे तो हम बात किए ही थे, लेकिन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बेटा। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत सुंदरता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारत सुंदरता अधिनियम पारित हो गया। उसी अधिनियम में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण होगा। इसको निर्धारण करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। वही आयोग भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करेगा। सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया और उनसे कहा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उस पाकिस्तान और उस भारत के बीच, क्योंकि पाकिस्तान आज वह नहीं है ना। सोचिए समझिए, दिमाग काम करेगा। आज पाकिस्तान वह नहीं है, बदल गया। तो उन्होंने एट दैट टाइम के पाकिस्तान 1947 के पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया। क्लियर है बेटा? और उस रेखा को हम लोग नाम देते हैं क्या? रेडक्लिफ लाइन। लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद एक घटना और हो गई आपके यहाँ 71 में। एक नया देश बन गया पाकिस्तान से। तो कल को पलट के पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम? यही है ना, देश बट गया हो। जैसे डूरंड अभी बोला ना मैंने, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है ना बेटा। रेखा तो वही है, देश बट जाए, भौगोलिक सीमाएं बट जाए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो कोई और थोड़ी है। वो कौन सी रेखा है बेटा? मैकमोहन रेखा ही, सॉरी रेडक्लिफ रेखा ही है। अब रेडक्लिफ ने भी बहुत बड़ी बदमाशी की। जाहिर सी बात है, उनको कौन सी गरज पड़ी थी कि भारत का बड़ा सब साफ सुथरा काम हो जाए। उनको देश छोड़ के जाना था, उनको औपचारिकता पूरी करनी थी, बाढ़ में जाइए। तो उन्होंने क्या किया कि चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है भारत का, ये इलाका बड़ा टिपिकल है, भौगोलिक रूप से बड़ा आने जाने योग्य नहीं है। तो इधर का जो विभाजन था, यानी पश्चिम की ओर का जो सीमा रेखा का विभाजन था, वो मौके पे जा जाके किया।
जब आप विभाजन करते हैं तो कोई अब ऐसे थोड़ी है कि एक ठो स्केल लिया और एक ठो लाइन लिया और ऐसे खींच दिया और इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया भारत, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ गांव होते हैं जिसका कुछ एरिया इधर हो सकता है, कुछ एरिया उधर हो सकता है। अब गांव को दो भागों में बांट दोगे तो मुसीबत हो जाएगी ना। तो फिर मौके पे जाके निर्धारित होगा भाई ये गांव आप ले लीजिए, वो गांव इनको दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके विभाजन हो। तो इधर तो सब ठीक ठाक हो गया। इधर बवाल ये हो गया, उसने सही में इसके लेके लाइन खींच दिया। अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, उसी पुलिस स्टेशन को सापेक्ष मान के उसने सब सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। और इतनी चौपट सीमा रेखा है भारत और बांग्लादेश के बीच में कि बस ये है कि हम लोग के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, इस वजह से बवाल नहीं हो रहा है। नहीं तो वहां तो इतना उल्टा पुल्टा सीमा रेखा है ना बेटा, कि इधर के किसान जाते हैं बांग्लादेश में खेती करने। देखा है, भारत के लोगों का खेत बांग्लादेश में है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रोज क्रॉस करके जाते हैं अपने खेत में खेती करने, पूरी तलाशी उलासी देखी। ऐसे सीमा रेखा का निर्धारण होता है। उसमें भी बातचीत चल रही है, शायद अफगानिस्तान के सॉरी बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बढ़िया हैं, तो मिलजुल के हम लोग समस्या का समाधान कर भी लेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए, भारत सुंदरता अधिनियम, यहां से शुरू करो बेटा। भारत सुंदरता अधिनियम 1947 के अनुसार सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में क्या बेटा, आयोग बनाया गया। जिन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया। भारत और किसके बेटा, पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया। बांग्लादेश के गठन होने के उपरांत यह भारत और बांग्लादेश के मध्य की भी सीमा रेखा है। ठीक है बेटा, सीमा रेखा है। कुछ चीजों पे बेटा हम आपका आइडिया दे रहे हैं, उस पर काम करिएगा आप। जैसे भारत की सीमाएं किन किन देशों से लग रही हैं, तो ये कोई बड़ा भारी इशू नहीं है, हर बच्चा आज की डेट में याद किया हुआ है। सबसे अधिक किसके साथ है, सबसे कम किसके साथ है, यह सब आपको देखना है। लेकिन अभी इससे बात नहीं बनेगी, बात इससे बनेगी कि मुझे लगता है पीसीएस में पूछा गया तो रट लिए हमारे सारे मित्र कि भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती, सब याद करके बैठे हैं। लेकिन जब पूछा गया था ना तो गड़बड़ाए थे ढेर सारे लोग। और अब वो तो नहीं पूछेगा, अब कुछ दूसरे ढंग से पूछेगा। बांग्लादेश की सीमा किन किन प्रदेशों से लग रही है, प्रदेशों का नाम याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश की सीमा किस प्रदेश के साथ ज्यादा लग रही है, किस प्रदेश के साथ कम लग रही है, ये पढ़ लीजिएगा। पता नहीं सुन रहे हो कि नहीं, ये होमवर्क आपका है, ये मेरा काम नहीं है। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको बस ये देखना है कि बांग्लादेश के साथ किस किस प्रदेश की सीमा लग रही है, उसमें किसकी ज्यादा लग रही है, किसकी कम लग रही है, इस पे फोकस करिएगा। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे हमारी सीमा जो लगती है वो चीन के साथ है ना। वो भी थोड़ा नजर रखिएगा, जितना एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कर लीजिएगा। फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान,
और अफगानिस्तान इसलिए हम नहीं कहेंगे बेटा कि अफगानिस्तान सिर्फ पेपर में है, कागज में है। वास्तविक रूप से हमारी अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा उमा नहीं लगी है, और जिस दिन पीओके का विवाद खत्म होगा उस दिन शायद कोई सीमा हमारी लगेगी। तो क्या होमवर्क करना है पता है? ये नहीं याद करना है कि किसके किसके साथ सीमा लगी है, इतने छोटे छोटे बच्चे याद किए हुए हैं। कितनी कितनी सीमा किसके साथ लगी है। मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया असिस्टेंट कमांडेंट, मैं असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दे रहा था, मुझसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो किन किन राज्यों से लगती है, क्रम जरा बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। ये कोई बड़ा मुश्किल प्रश्न नहीं था, जो भी भूगोल का ज्ञान का, लेकिन अभी न बड़े विद्वान हो गए। 22 साल का बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन के बाद जाता है इंटरव्यू देने, तो उसकी कितनी व्यापक समझ होती है इन सब चीजों के लिए अंदाजा लगा लें। उससे ये पूछा गया, तो जब इंटरव्यू में ये सब नजर उनकी है तो परीक्षा में काहे नहीं होगी? क्लियर है बेटा? तो ये सब नजर रखिएगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग बना लीजिए, पाक जल संधि। ये भी 2-3 बार पूछ लिया गया, तो हमारे मित्र याद बात करके यहाँ भी बड़े मजबूत हो गए, इस उम्मीद में कि अब की बार पूछोगे तो बता देंगे और अब की बार वो नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन लिख लें जरूर, किसके किसके बीच में भाई? हाँ, वो मुझे पता था, सब याद बात करके बैठे हमारे मित्र। भारत और श्रीलंका, लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ पर्टिकुलर प्लेस भी है क्या? हाँ, यही गड़बड़ होता है ना बेटा, और कोई गड़बड़ थोड़ा ही है। हाँ, एक्चुअल में भारत और श्रीलंका के बीच में एक मन्नार की खाड़ी है ना बेटा? उसी मन्नार की खाड़ी के पास ये जल संधि है। ये जल संधि समझते हैं, जल डबरू मध्य कहते हैं, तो इसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है बेटा? लिख लो, भारत तथा श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। कल को खाली यही पूछेगा मन्नार की खाड़ी कहाँ है। ठीक है बेटा? अब सागर में भी कुछ विभाजक रेखाओं को हम लोगों ने माना है, क्लियर है बेटा? ये मुझे लगता है आज की डेट में ज्यादा जरूरी है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण चैनल, तो चैनल माने कुछ अन्यथा मत लीजिएगा, एक्चुअल में कुछ विशेष अक्षांशों को हमने विभाजक मान लिया है। ये अक्षांश फलाने से फलाने को अलग करते हैं, उन अक्षांशों को हम लोगों ने नाम दे दिया है ना बेटा? पहला लिखें, ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल वास्तव में ये 6 डिग्री है, 6 अंश अक्षांश है। ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार तथा सुमात्रा के मध्य। ग्रेट निकोबार और किसके बेटा? सुमात्रा के मध्य। सुमात्रा माने इंडोनेशिया। अगला बेटा 8 डिग्री चैनल। अगला क्या है बेटा? 8 डिग्री चैनल, मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच। मालदीव, उधर आ जाइए बेटा लक्षद्वीप समूह की ओर, है ना? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक विभाजक रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 8 डिग्री चैनल। आगे लिखिए 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल लिखें, मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप समूह के बीच।
मैप में दिख रहा है बेटा? वेरी गुड। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य। ठीक है, लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य। सब मैप में देखिएगा बेटा, सब दिखेगा आपको। ठीक है, तथ्यात्मक चीजें थी, इसमें कुछ समझना नहीं था, याद करने वाली चीजें। अब थोड़ा हेडिंग बनाइए और थोड़ा सा अब समझने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या बेटा? भारत का भौगोलिक स्वरूप। तो भारत कैसे बना होगा, भारत कैसे निर्मित हुआ होगा, इस पे बात करते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं, पृथ्वी का इतिहास। जैसे हम मनुष्यों की उम्र बांटी जाती है ना, हिंदू मैथोलॉजी में तो बटी है। कितने आश्रम में? 6 आश्रम, 4। वेरी गुड। कौन कौन सा? हम्म हम्म 25-25 वर्षों का जो मतलब। पृथ्वी की उम्र लगभग कितनी है? लगभग कितना बेटा? 1 अरब। हाँ, 4 अरब। 4 अरब के आसपास है पृथ्वी की उम्र। तो पृथ्वी की उम्र को हम लोग डिमार्केट करते हैं बेटा, थोड़ा सुनिएगा, परेशान मत होइएगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। एक समय को हम लोग कहते हैं आर्केनेरा, आद्यकाल। फिर कहते हैं पैलियोजोइक। फिर कहते हैं मेसोजोइक। फिर कहते हैं सेनोजोइक। फिर कहते हैं नियोजोइक। ये मोटा मोटा विभाजन है पूरी धरती का, है ना बेटा? तो आर्केनेरा से शुरू है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आद्यकाल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बेटा? आर्किन एरा। ये सबसे पुराना है। फिर हमारा है क्या बेटा? पैलियो जोइक। फिर मेसो जोइक। फिर सेनो जोइक। फिर नियो जोइक। और बड़ी मजेदार बात है कि ये नाम आपको ऐसे ही दिखेंगे। क्लियर है? अभी परेशान मत हो बेटा, अभी हम कुछ बताने की कोशिश करें, उस पर फोकस करिए। हर जगह लिखा हुआ है, कोई हम इसका आविष्कार थोड़ा ही कर रहे हैं। एक मोटा मोटा डिमार्केशन दिमाग में रखना चाहिए। 3 अरब वर्ष पहले 57 करोड़, 23 करोड़, कहीं 6.5 करोड़ लिखा होता है तो आप भी लिख लो। एक मोटा मोटा डिमार्केशन। 3 अरब से लेके 57 करोड़ साल तक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 57 करोड़ से 23 करोड़ साल के बीच के भाग को हम लोग पैलियोजोइक। फिर 23 करोड़ से 6.5 करोड़ के आसपास को हम लोग बोलते हैं मेसोजोइक। फिर 6.5 करोड़ से 10 लाख तक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेनोजोइक। और 10 लाख से आज तक जो चल रहा है, ये काल चल रहा है नियोजोइक। ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं बेटा नियोजोइक। अब ध्यान से सुना, हर काल छोटे छोटे उपकालों में विभाजित है।
तो उधर बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा करना है। जो मेसोजोइक है ये खुद 3 भागों में बटा हुआ है। यानी मेसोजोइक जो है ना बेटा, ये छोटे छोटे थी, इसकी जरूरत है हमको, इसलिए हम इसको डिमार्केट कर रहे हैं। क्रिटेशियस, और मुझे लगता है इससे तो परिचित होंगे आप। नहीं सुना जुरासिक? पिक्चर नहीं देखा जुरासिक पार्क? कहाँ है देखा पिक्चर? तो जुरासिक वही काल है जिसमें पृथ्वी पे डायनासोर्स आए। वास्तव में डायनासोर आए पृथ्वी पर मेसोजोइक काल में। तो करता क्या वो खेल आपके साथ, तो मैंने देखा है पूछते हुए कि डायनासोर पृथ्वी पे किस कालखंड में थे, तो आप ढूंढते हो जुरासिक और वो इधर देता है। तो क्या है काल बेटा? मेसोजोइक। तो मेसोजोइक का ये पहला खंड है, ये मेसोजोइक के बीच का काल है, ये मेसोजोइक का लास्ट वाला है, और इसके बाद से फिर शुरू हो गया सेनोजोइक, है ना। पहले जोइक को देखा तो ये भी बहुत बटा हुआ, तो इसमें एक हिस्सा है जिसको कार्बोनिफोरस कहते हैं। यानी पहले जोइक का एक हिस्सा, टेंशन में मत आइए बेटा, है ना, परेशान मत होइए। पहले जोइक का ये भी कई हिस्सों में बटा हुआ है, छोटे छोटे कालखंडों में बटा हुआ, तो उसका एक हिस्सा है कार्बोनिफोरस, ये दिमाग में रखना है, इसकी आवश्यकता है, और इन तीनों की आवश्यकता है। मोटा मोटा ये दिमाग में रखिएगा, हम भारत का निर्माण आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना बेटा। ये बोर्ड पे रहेगा, और हम जब कुछ बोलेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो पृथ्वी की बनावट है वो आपको पता है कि कभी भी पृथ्वी की भौगोलिक संरचना अस्थायी नहीं रही है, ये हमेशा बदलती रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह सब कुछ दिया गया। ये देखा गया कि प्रारंभ में 2 बड़े भूखंड थे बेटा, हर टीचर बताता है आपको। उत्तर की ओर एक भूखंड था बड़ा सा, जिसका नाम था है? नहीं, पैंजिया तो पूरे को कहा जाता था। पैंजिया जो था ना बेटा, वो पूरा हिस्सा जो था उसको पैंजिया हम लोग बोलते थे। लेकिन ये देखा गया कि 2 भूखंड बहुत बड़े बड़े थे, एक उत्तर की ओर था और एक दक्षिण की ओर था। इसको हम लोग बोलते थे क्या बेटा? अंगारा लैंड, या इसे लारेशिया भी कहते थे। और इधर गोंडवाना लैंड, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना क्रम और गोंडवाना लैंड में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब गोंडवाना क्रम कहा जाएगा तो भारत की सबसे नई चट्टान है, सबसे नई चट्टान है। और जब गोंडवाना लैंड कहा जाएगा तो धरती के सबसे प्राचीनतम भूभागों में से एक है। और इन दोनों के बीच में एक समुद्र हुआ करता था, टेथिस सागर, पैंथलास। चलो ठीक है, ज्यादा पढ़ लिया, समझे ये है। इन दोनों के बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था क्या बेटा? टेथिस सागर। तो ये देखा जाता था कि पहले जो एक काल में, पहले जो एक के समय में, मुझे लगता है देख ही रहो वर्ष लगभग, इसके कार्बोनिफोरस यानी इसके प्रारंभ के काल में, पहले जो एक में ही, कार्बोनिफोरस बोल दो या पहले जो एक बोल दो, बात एक ही है। तो पहले जो एक काल में देखा है कि इसमें टूट फूट हो गई, किसमें? गोंडवाना लैंड में। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से ये धीरे धीरे इलाका ड्रिफ्ट करने लगा, ऊपर की ओर सरकने लगा। लेकिन ऊपर की ओर सरकने में भी इसमें टूट फूट होती गई, ऐसा नहीं था कि पूरा इलाका ही शिफ्ट करता गया। अगर आप ध्यान से देखो और दक्षिण अमेरिका को अगर उठा सको तो यहाँ फिट हो जाएगा, ये हिस्सा टूट के अलग हुआ, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ था बेटा। अब इसमें हुआ क्या कि सब धीरे 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 नॉर्थ की तरफ
शिफ्ट करना शुरू किए, सब अपना अपना राह पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया तो पहले किनारा कर लिया, वो टूट के अपना धीरे धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट हो गया। एक तन्हा सा इलाका, एक छोटा सा भूखंड, बस यही भारत चल रहा है, धीरे 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 आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत छोटा सा एक भूखंड है ना बेटा, बस आप यूं कह लें, ये ऊपर कुछ नहीं, इतना एक ट्रेंगुलर फॉर्मेट का एक भूखंड धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, उत्तर की ओर। ये अपना रास्ता सीधा पकड़ा तो चलना शुरू हुआ। जाहिर सी बात है कि बड़ा वक्त लगा होगा और भौगोलिक घटनाएं होती रही होंगी। अरे आज भी भौगोलिक घटनाएं हो ही रही हैं, वो इंतजार थोड़ी करेंगे कि पहले पूरा भारत की डिजाइन बन जाए तब हम कुछ करें। यही भारत था। तो इस हिस्से पे बेटा, जिसको आप भारत आप कह रहे हो या प्रायद्वीपीय भारत आप कह रहे हो, इसमें दो घटनाएं हुई। अभी भारत का निर्माण नहीं हुआ था, अभी ये उत्तर की ओर बढ़ ही रहा था। दो घटनाएं हुई, एक इधर और एक इधर। अगर मैप की बात करें तो लिखा भी है, एक उधर और एक इस तरफ। अब ये घटना कब हुई? ये मेसोजोइक काल में हुई। मेसोजोइक के प्रारंभ में यानी ट्रियासिक के समय एक घटना हुई, और मेसोजोइक के ही क्रिटेशियस में, माने एक शुरू में और एक अंत में एक घटना इधर हुई। और इस घटना ने भारत के भौगोलिक स्वरूप में एक ठीक ठाक परिवर्तन किया। क्लियर है बेटा? तो क्या परिवर्तन हुआ वो थोड़ा देखें। ये जो घटना हुई, पहली घटना प्रायद्वीपीय भारत के किधर बेटा? उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ एक घटना हुई। क्लियर है बेटा? वो कब हुई? त्रियासिक काल में। क्या? अच्छा एक चीज बताओ, अगर डायनासोर्स आए होंगे धरती पर, तो आप देख लो इसके बाद डायनासोर्स दिख रहे हैं, तो अगर धरती पर डायनासोर आए होंगे, इसका मतलब है वनस्पतियों आदि का विकास हो चुका होगा। नहीं, पहले डायनासोर आ गए, फिर घासें वासें होगी। अरे जुरासिक पार्क देखा होगा, सघन वन का इलाका था, तो इसका मतलब वन वनस्पतियों का विकास हो चुका होगा। हुआ क्या बेटा कि ट्रियासिक काल में इसी प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी और पूर्वी भाग में बड़े रूप में आंतरिक हलचल के साक्ष्य मिलते हैं, यानी धरती में वर्टिकल मूवमेंट के बहुत बड़े साक्ष्य मिलते हैं ट्रियासिक में। और हजारों वर्ग किलोमीटर का वन प्रदेश धरती में दब गया, धरती के नीचे समाहित हो गया, ऊपर से धीरे धीरे फिर प्लेन होने लगा। आज की डेट में गोदावरी, दामोदर और महानदी की घाटी वाला इलाका है, वो थोड़ा डाउन हो गया और सारा भूभाग वहां पे जम गया। दूसरी घटना जो हुई बेटा, वो घटना हुई मेसोजोइक के ही लास्ट में, क्रिटेशियस में हुई। वो घटना कहाँ हुई? उत्तरी और पश्चिमी भाग में। बृहद स्तर पे ज्वालामुखी विस्फोट के साक्ष्य देखने को मिले, बड़े स्तर पे भारत में वैल्कोनिक इरप्शन हुए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ज्यादातर जो इरप्शन हुआ वो फिशरीज इरप्शन हुआ। क्लियर है बेटा? और निकला हुआ जो मैग्मा है लावा बनके लगभग लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर फैल गया, ऐसे जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा देते हो। पूरा का पूरा वो लावा बेसाल्ट की चट्टानों के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में फैल गया और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण कर दिया। क्लियर है बेटा? अब क्या हुआ? तो अब क्या क्या बन गया? एक घटना इधर हुई, एक घटना इधर हुई, पठार बन गए। अभी भारत नहीं बना था, ये इसके ऊपर ये घटनाएं होती रही। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बहुत पुरानी हैं। उत्तर भारत की नदियां तो सपना देखें, क्योंकि इलाका ही बहुत पुराना है। और ये इलाका अगर बहुत पुराना है तो मौसमी घटनाएं तो होती ही रही होंगी, ड्रेनेज सिस्टम तो बन ही चुका होगा, अफवाह तंत्र तो बन ही गया होगा। ये अपने अफवाह तंत्र को लिए दिए आगे बढ़ रही थी, अभी उत्तर भारत का कहीं अता पता नहीं था। फिर क्या हुआ बेटा कि जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता गया, कैथिस सागर के अवक्षेप दबने लगे, वलय आने लगे, फोल्ड्स क्रिएट होने लगे,
हिमालय का निर्माण पढ़ो। हिमालय को पढ़ोगे तो हिमालय भी 3 अलग अलग कालखंड में बना, क्योंकि हिमालय एक नहीं है, 3 श्रृंखलाओं के रूप, यानी 3 बार उस पर थ्रस्ट हुआ, 3 उत्थान हुए हिमालय को, तो हिमालय बना। अभी जैसे सागर बीच में था, क्या क्या बन गया था? प्रायद्वीपीय भारत था, प्रायद्वीपीय भारत के पठार बन गए, हिमालय का निर्माण होने लगा था, हिमालय बनना शुरू हो गया था, लेकिन अभी बीच में टैथिस सागर बचा हुआ था। और इस काम को पूरा किया 3 महान नदियों ने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और आपको पता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां पुरानी हैं, गंगा थोड़ी नई है, क्योंकि गंगा का निर्माण तब हुआ जब बृहद हिमालय बन गया। हिमालय बनने के, अरे भाई गंगा हिमालय से पहले की नहीं है, तो जब बृहद हिमालय बना तब जाके गंगा का निर्माण हुआ और गंगा भी सहयोगी बन गई। और 3 नदियों ने पूरी अपनी फौज के साथ, लावा लश्कर के साथ, पूरी टीम के साथ, अरे बड़ी भारी भरकम फौज है। और गंगा की फौज तो पूछो मत, है ना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, काली, कोसी, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब लेफ्टिनेंट हैं गंगा के, है ना, पूरी गंगा ने खत्म कर दिया और उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण कर डाला। अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो रटे तो बहुत हो, घेर के आपको तबाह करेगा। निम्न में से पुराना कौन है? और आप रटते रह जाओगे, किताबों में कहीं मिलेगा नहीं, आजकल हो यही खेल रहा है आपके साथ। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, प्रायद्वीपीय भारत के पठार, हिमालय, उत्तर के मैदान। अब कहीं लाइन तो मिलेगी नहीं, कि कहीं लाइन आपको दिख जाए, आप बता दें। एक बात होता है कि इसमें सबसे प्राचीन जो दिख रहा है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें दिख रहा है, क्योंकि पहली घटना उधर ही हुई। सबसे नया कौन है इन सब में? अरे उत्तर का मैदान, मैंने बोला ना कि यही तो सबसे लास्ट में आके पट उठ के बना, बोल नहीं रहा बेटा। तो इस तरह से पूरे भारत का निर्माण हुआ। क्लियर है बेटा? किसी भी भौगोलिक संरचना पे अगर बात करें, दुनिया का कोई भी भौगोलिक संरचना हो, स्थल का भाग, वो 3 ही चीजों से मिलकर बनता है, या तो मैदान, या तो पर्वत, या तो पठार। चौथी संरचना नहीं होती। तो डेफिनेटली भारत भी जो बना होगा इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बना, यानी भारत के मैदान होंगे, भारत के पठार होंगे, भारत के पर्वत होंगे। अब ये थोड़ा देखना है कि प्रतिशत कितना कितना है। तो भारत के जो मैदान है उनका प्रतिशत लगभग 40%। क्लियर बेटा? यानी भारत के कितने हैं बेटा? 40 के 43% मैदान। क्लियर है बेटा? 30% पर्वत है, 27% पठार है। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक विस्तार किसका है बेटा? मैदान होता है। तो 43% मैदान, 30% इलाके पर पर्वत और 27% इलाके पर भारत के पठार। ये धीरे धीरे सब बना, जो मैंने एक लगभग में आपको आइडिया दिया। तो थोड़ा सा लिख ही लिया जाए बेटा, है ना, भूल भाल जाएंगे आप। लिखें, भारत का निर्माण 2 बड़े भूखंडों के मिलने के परिणाम स्वरूप हुआ। के परिणाम स्वरूप हुआ। 2 भूखंडों के क्या बेटा? मिलने के परिणाम स्वरूप हुआ। लेकिन प्रारंभ में उत्तर की ओर एक विशाल भूखंड था, जिसे अंगारा लैंड ऑब्लिक लारेशिया कहा गया।
दक्षिण की ओर एक भूखंड जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसे क्या कहा गया बेटा? गोंडवाना लैंड कहा गया, विद्यमान था, मौजूद था। ठीक है। इन दोनों के मध्य भूसन्नति के रूप में, जियोसिंक्लाइन के रूप में कैथिस सागर विद्यमान था। कैथिस सागर क्या था बेटा? विद्यमान। ठीक है, पैरा चेंज करिए। पैलियोजोइक काल के कार्बोनिफोरस उपकाल में गोंडवाना लैंड में टूट फूट हुई, तथा इसका एक छोटा भाग जिसे हम आज प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। ठीक है बेटा, पैरा चेंज करिए। उत्तर की ओर बढ़ने के क्रम में इस प्रायद्वीपीय भाग में, उत्तर की ओर बढ़ने के क्रम में इस प्रायद्वीपीय भाग में मेसोजोइक काल में दो घटनाएं हुई। मेसोजोइक काल में क्या बेटा? दो घटनाएं हुई। ठीक है। नंबर 1, मेसोजोइक के प्रारंभिक चरण, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बेटा? ट्रियासिक। मेसोजोइक के क्या बेटा? प्रारंभिक चरण में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में धरातल के लंबवत हलचल के साक्ष्य दिखाई देते हैं। साक्ष्य दिखाई देते हैं। लाखों वर्ग किलोमीटर के वन प्रदेश धरातल में दब गए। धरातल में क्या हुआ बेटा? दब गए, जो वर्तमान समय में
गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में कोयले के विशाल भंडार बने। कोयले के क्या बेटा? विशाल भंडार बने। ठीक है। वर्तमान समय में यह गोदावरी, दामोदर तथा महानदी की घाटी वाला क्षेत्र है। ठीक है बेटा, बोल नहीं रहे हैं। जब कोयला बोला जाए तो गोंडवाना क्रम, जब गोंडवाना क्रम कहा जाए तो कोयला समझिएगा, भूलिएगा मत। भारत में जितना कोयला है तो सब गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त हो। क्लियर है बेटा? पैरा चेंज करिए, लिखिए दूसरी घटना। दूसरी घटना लिखें, मेसोजोइक काल के अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग में बृहद स्तर पर ज्वालामुखी के विस्फोट के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। इससे निकला हुआ लावा प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैल गया। प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया, जिससे प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण हुआ। जिससे प्रायद्वीपीय भारत के क्या बेटा? पठारों का निर्माण हुआ। ठीक है। लेकिन अभी वो हिस्सा बेटा आगे की ओर बढ़ ही, वो तो आगे बढ़ रहा था, उसमें घटना हो रही थी। अरे बढ़ तो आज भी रहा है, घटनाएं तो हो ही रही हैं। ये सब झेलते हुए उत्तर की ओर खिसक रहा था। और फिर क्या हुआ बेटा कि हिमालय का निर्माण हुआ, यानी शुरू हो गया। हिमालय का निर्माण कब हुआ? लगभग सेनोजोइक काल के प्रारंभ में ही हिमालय का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है। और अभी नियोजोइक काल तक हिमालय का निर्माण चल रहा है, इज गोइंग ऑन प्रोसेस, अभी चल रहा है। क्लियर है बेटा? लिखें, कहानी पूरी कर लो, लिखें, फिर पैरा चेंज करो। उपरोक्त घटनाओं के साथ साथ, ऊपर जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर बढ़ता रहा। परिणाम स्वरूप उत्तरी सीमा पर
हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उत्तरी सीमा पर किसका बेटा? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अभी भी टेथिस सागर का अवशेष बचा था। जिसे सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपनी सहायक नदियों के साथ, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपनी सहायक नदियों के साथ जलोढ़ मिट्टी का, एलुवियल सॉइल का, जलोढ़ मिट्टी का विशाल मैदान बना दिया। जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। जिसे हम उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जानते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बोले? बना ही दिया हम लोगों ने गिरते पड़ते 15-20 मिनट में भारत, है ना? एक लंबी प्रक्रिया थी भैया भारत के बनने में। अब देखते हैं कि ये सब घटना के बाद जो भारत का भौगोलिक स्वरूप उभरा, अब तो उभर गया ना बेटा। पठार भी बन गया, मैदान भी बन गया, पर्वतारोध भी बन गए। तो अब भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो लगभग कैसा है, तो थोड़ा सा लिख लें एक नोट बना के। वर्तमान समय में डैश कर लीजिए, लाइन खींच दीजिए आगे। नंबर 1 नीचे से 43% भाग पर मैदान है। ठीक है। दूसरा 30% भाग पर पर्वत है। 30 नहीं है पूरा, लगभग किया गया 29.7 है। इसको 30 कर लो तो बेहतर है। तीसरा 27% भाग पर क्या बेटा? पठार है ना? ये भी 27 से थोड़ा ज्यादा है, तो लगभग हम लोग कर लेते हैं तो सब याद हो जाता है। क्लियर है? यानी 27.8 के आसपास है हमारे यहाँ कौन बेटा? पठार। उसको 27 कर लो। ये 29 दशमलव समथिंग है, उसको 30 कर लो। यानी मोटा मोटा आपको दिख रहा है कि भारत का जो पूरा भौगोलिक स्वरूप है इसमें सबसे अधिक मैदान है, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में पर्वत है, और तीसरे नंबर पे क्या है बेटा? पठार है ना? इन्हीं की बारी बारी से चर्चा हम करेंगे, कल बात करेंगे।